दोस्तों ये कहानी एक लड़की की पोस्टमार्टम के ऊपर है, जहां एक पिता और उसका बेटा मिलकर लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे जैसे दोनों बाप बेटे लड़की के प्राइवेट पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, सुंदर सी लड़की पोस्टमार्टम के बीच में ही जिंदा हो जाती है और पूरे मुर्दा घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। तो चलिए देखते हैं बाप बेटे और उस सुंदर सी दिखने वाली लाश के साथ वहां पर क्या क्या होता है। मूवी की शुरुआत में हमें वर्जीनिया के ग्रंथहम शहर दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस वाले एक बंगले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। बंगले में पुलिस देखते हैं कि एक सीरियल मर्डर हुआ है। उनके एक ओल्ड कपल और एक नौकर की लाश मिलती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि घर में बाहर से किसी के भी जबरदस्ती घुसने की कोई निशान नहीं थे। इसके उलट ऐसा लग रहा था मानो घर के लोग ही घर के अंदर से बाहर की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी जांच कर रहे शेरिफ को एक पुलिस वाला नीचे बेसमेंट में बुलाता है। शेरिफ ने जब नीचे जाकर देखा तो बेसमेंट में एक और लाश पड़ी थी। ये लड़की की लाश थी। लड़की ने एक भी कपड़े नहीं पहने थे और लाश बहुत ही ज्यादा फ्रेश और सुंदर दिख रही थी। पुलिस वाले सभी लाशों की पहचान कर लेते हैं सिवाय इस लड़की के, इसलिए शेरिफ इस लड़की को जेन डो नाम दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मुर्दा घर की तरफ, जहां टॉय और उसका बेटा ऑस्टिन एक बुरी तरह से जली हुई लाश की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम करते हैं। दरअसल दोस्तों, टॉय और उसका परिवार पिछले 3 जनरेशन से यही काम करते आ रहे हैं। टॉय अब उनके बेटे ऑस्टिन को भी यही काम सिखा रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा वहां पर आई हुई है। ऑस्टिन और एमा आज रात डेट पर जाने वाले हैं। जाने से पहले ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को मुर्दा घर का एक टूर करवाता है। घूमते घूमते वो दोनों फ्रीजर तक पहुंच जाते हैं, जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है। तभी एमा डेड बॉडीज को देखने की जिद करने लगती है, लेकिन अपने पिता के डर से ऑस्टिन उसे साफ मना कर देता है। तभी टॉय भी वहां पर पहुंचता है और उन्हें इसकी इजाजत दे देता है। फिर ऑस्टिन फ्रीजर से एक डेड बॉडी निकालकर एमा को दिखाता है। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से पिचका पड़ा था। तभी हम देखते हैं कि लाश के पैरों पर एक घंटी बंधी होती है। फिर एमा टॉय से इस घंटी के बारे में पूछती है। टॉय उसे बताता है कि पहले के जमाने में कोई इंसान जिंदा है कि नहीं ये पता करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए लाश के एक पैर पर घंटी बांध दी जाती थी, ताकि लाश अगर थोड़ी सी भी हरकत करे तो ये समझ आ जाए कि बॉडी अभी भी जिंदा है। क्योंकि दोस्तों, टॉय के पूर्वज पिछले कई पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए टॉय को भी इस प्रोसेस की आदत हो चुकी है। फिर एमा टॉय से पूछती है कि इस लाश के चेहरे की ये हालत आखिर कैसे हुई। इस पर टॉय उसे बताता है कि किसी ने इसे बहुत ही करीब से गोली मारी है, जिस वजह से इसके चेहरे का नक्शा ही बिगड़ गया है। ये सब देख सुनकर अब एमा की हालत खराब होने लगती है और वो ऑस्टिन के साथ डेट के लिए जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शेरिफ उस लड़की जेन डो की लाश लेकर मुर्दा घर पहुंचता है और टॉय से कहता है कि उसे इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल सुबह तक चाहिए, क्योंकि उसे प्रेस को इसका जवाब देना है। फिर ऑस्टिन एमा के साथ बाहर जाने लगता है। लिफ्ट में पहुंचकर ऑस्टिन को एहसास होता है कि उसे अपने पिता की हेल्प करनी चाहिए। हालांकि एमा इससे थोड़ी नाराज जरूर हो जाती है, लेकिन ऑस्टिन उसे मना लेता है और कहता है कि मैं पोस्टमार्टम जल्दी कर दूंगा, तुम मुझे कुछ टाइम बाद लेने आना। फिर हम दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए जाएंगे। फिर टॉय और ऑस्टिन लाश के पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगते हैं। तभी टॉय की पालतू बिल्ली एक तेज आवाज में गुर्राती है। ये देख टॉय बिल्ली को वहां से भगा देता है। इसके बाद टॉय और ऑस्टिन जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू करते हैं, इसी बीच वो दोनों रेडियो पर प्रसारण सुनते हैं कि आज का मौसम बहुत ही सुहाना रहेगा और आने वाले कुछ दिन तक मौसम ऐसे ही साफ रहने वाला है। इस खबर के साथ वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। टॉय इस काम में एक्सपर्ट है। अपने अनुमान से वो इस लाश की उम्र 26 से 29 साल के बीच बताता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जेन के शरीर पर टॉय को ना तो कोई खून बहने के संकेत मिल रहे थे और ना ही शरीर पर किसी जख्म के निशान दिख रहे थे। इधर ऑस्टिन जेन की हर एक एंगल से तस्वीर ले रहा था। जैसे ही वो लोग जेन की आंखें खोलते हैं तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता लगती है। दरअसल जेन की आंख सफेद रंग की हो चुकी होती है और टॉय के मुताबिक ऐसा तब होता है जब कोई इंसान कई दिनों पहले मर चुका होता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, जेन का शरीर तो अभी भी काफी ज्यादा लचीला है, तो इस बात का संकेत ये है कि वो कुछ ही समय पहले मरी है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि जेन का शरीर काफी ज्यादा ठंडा है। इसका मतलब ये है कि जेन को मरे हुए कई दिन बीत चुके हैं। अब दोस्तों, ये सब बातें उन्हें कंफ्यूज कर रही थी। तभी ऑस्टिन नोटिस करता है कि जेन की कमर काफी ज्यादा पतली है और उसके शरीर के हिसाब से काफी ज्यादा अजीब भी है।
टॉय इस पर अंदाजा लगाता है कि शायद जेन जन्म से ही ऐसी हो। इसी बीच टॉय को पता चला है कि जेन की दोनों हाथों की कलाइयां और दोनों पैरों की एंकल्स पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन बाहर से किसी भी तरह का कोई भी घाव का निशान नहीं है। इतने में टॉय की नजर उसके नाखूनों पर पड़ती है, जिनके अंदर मिट्टी जैसे कुछ चीज होती है। जांच करने पर पता चलता है कि ये उसके नाखून में नॉर्थ यूरोप में पाए जाने वाली मिट्टी है। टॉय ऑस्टिन को बताता है कि उसे ये मिट्टी देखे हुए अरसा हो चुका है, लेकिन ऑस्टिन सोचता है कि इसमें क्या खास बात है। तभी टॉय बताता है कि ये एक ऐसी प्रकार की मिट्टी होती है जो काफी ज्वलनशील होती है। पुराने जमाने में लोग इसे सुखाकर आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नाखूनों के अलावा यही मिट्टी जेन के बालों पर भी लगा हुआ था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जेन को जमीन में पूरी ही तरह दफना कर रख दिया था। टॉय और ऑस्टिन अपनी छानबीन जारी रखते हैं, लेकिन उन दोनों को बस दिक्कत इसी बात की हो रही थी कि इतना सब हो जाने के बाद में जेन की बॉडी पर एक भी खरोच क्यों नहीं आई। तभी जैसे ही ऑस्टिन जेन का मुंह खोलता है तो फिर वो चौंक जाता है। वो देखता है कि जेन की जीभ कटी हुई है। टॉय भी यह देखकर थोड़ा घबरा जाता है और जेन के जीभ के घाव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके जीभ खींचकर तोड़ डाली है। टॉय बताता है कि उसके अनुसार यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है, क्योंकि उसने 15 साल पहले भी ऐसा ही एक केस देखा था जिसमें 2 लड़कियों के हाथों को उनके एंकल के साथ बांध दिया गया था ताकि वो भाग ना पाए, और साथ ही उनके जीभ भी काट दिए गए थे ताकि वो शोर भी ना मचा पाए। अब इतने सारे छानबीन के बाद टॉय और ऑस्टिन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शायद जेन को वैश्य बनाने के लिए अगवा किया गया होगा। इसी दौरान जब जेन की फोटो खींची जाती है तो वो देखते हैं कि जेन की नाक हिल रही है और वहाँ से खून भी बह रहा है। अगले ही पल एक मक्खी चलते हुए नाक से बाहर आती है और निकलकर उड़ जाती है। जैसे ही दोनों जेन के सर के पास जाते हैं तो उनकी नजर जेन के खुले हुए मुंह पर पड़ती है और वो नोटिस करते हैं कि जेन का एक दांत गायब है। अंदर देखने पर उन्हें मुंह के अंदर से एक धागा भी मिलता है, जिसे वे लोग आगे जांच के लिए एविडेंस एनवेलप में सुरक्षित रख देते हैं। उसके बाद जब टॉय जेन के प्राइवेट पार्ट की जांच करता है तो उसे उसके अंदर काफी सारे घाव के निशान मिलते हैं। हालांकि दोस्तों, इतनी सारी छानबीन करने के बाद भी टॉय और ऑस्टिन किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए अब दोनों जेन की बॉडी की चीर फाड़ की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच बाहर मौसम खराब होने लगा और बादल गरजने का शोर अंदर तक सुनाई दे रहा था, लेकिन खराब मौसम किसी भी तरह उनके काम में कोई बाधा नहीं डाल रहा था। तो दोनों बाप बेटे अपना काम जारी रखते हैं। अब जैसे ही टॉय जेन की छाती चीरने के लिए अपना चाकू उठाता है, तभी अचानक से उन्हें जोर से बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही उनके रेडियो पर कुछ डिस्टरबेंस की साउंड भी आती है और एक गाना बजता है, ओपन अप योर हार्ट और लेट द सनशाइन। लेकिन दोस्तों, टॉय और ऑस्टिन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और अपना काम जारी रखते हैं। टॉय जेन की छाती से लेकर पेट तक एक चीरा लगा देता है। तभी जेन के शरीर से ढेर सारे खून बहने लगते हैं, मानो कि वो जिंदा हो। ये देखकर टॉय और ऑस्टिन की फट जाती है। फिर टॉय जेन की कमर के इंटरनल ऑर्गन को ध्यान से देखते हुए कहता है कि इस लड़की की पतली कमर जन्मजात नहीं लग रही है। जिस पर ऑस्टिन पूछता है तो फिर इसकी इतनी पतली कमर का कारण क्या हो सकता है। जवाब में टॉय कहता है, बहुत लंबे समय तक एक खास तरह की ड्रेस पहनने की वजह से कमर में ऐसे बदलाव आ जाते होंगे। लेकिन ऑस्टिन कहता है कि इस तरह की ड्रेस का फैशन तो सदियों पहले ही बंद हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हुए जब टॉय जेन की पसलियों की हड्डियों को काटता हुआ अंदर देखता है तो वो देखता है कि जेन का फेफड़ा बहुत ज्यादा काला पड़ चुका है। इस पर ऑस्टिन कहता है, शायद बहुत ज्यादा सिगरेट पीने से ऐसा हुआ होगा। लेकिन टॉय काफी कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर कोई इंसान 30 सालों तक हर रोज 10 पैकेट भी सिगरेट पिए तब भी उसका फेफड़ा इतना काला नहीं होगा। ये तभी होता है जब किसी को काफी देर तक जलाया जाता है। अब दोनों और ज्यादा हैरान होने लगते हैं क्योंकि जेन के शरीर पर तो जलने की एक भी निशान नहीं है। उसके बाद टॉय जब जेन का दिल निकालता है तब वो देखता है कि उसके दिल पर चाकू से काटे जाने के निशान है, और सिर्फ उसके दिल पर ही नहीं बल्कि उसके काफी इंटरनल्स ऑर्गन्स पर भी इसी तरह के कटे हुए निशान होते हैं। लेकिन बिना चीड़-फाड़ करे कोई किसी को ऐसे जख्म कैसे दे सकता है। वो दोनों इसी बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी कमरे की लाइट्स अपने आप ही जलने बुझने लगती है और अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर ऑस्टिन बाहर जाकर उसका पीछा करने लगता है। तभी उसकी नजर कॉरिडोर पर लगे शीशे पर पड़ती है
जिसमें वो देखता है कोई इंसान कॉरिडोर में खड़ा है। ये देखकर ऑस्टिन डर जाता है। किसी तरह वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह कोई नहीं होता। इधर टॉय को जेन के इंटेस्टाइन में एक धागा सा दिखाई देता है। टॉय उसे निकालने के लिए जेन की इंटेस्टाइन को फाड़ने लगता है। तभी जेन के कटे हुए पसलियों से टॉय का हाथ कट जाता है। दूसरी तरफ ऑस्टिन आवाज का पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंच जाता है। तभी कोई चीज तेज आवाज के साथ उस पर झपट पड़ती है। डर के मारे ऑस्टिन जमीन पर गिर जाता है। ऑस्टिन के गिरने का आवाज सुनकर टॉय भागते हुए वहां पहुंच जाता है। टॉय के आने से ऑस्टिन थोड़ी राहत की सांस लेता है। टॉर्च को रोशनी में देखने पर वो देखता है कि उनकी बिल्ली बुरी तरह से घायल हुई होती है। वो देखते हैं कि बिल्ली के पेट से उसकी अतड़ियां ही गायब हो चुकी हैं। ये सब देख ऑस्टिन और टॉय बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। टॉय को अपनी बिल्ली का दर्द देखा नहीं जाता और वह उसकी गर्दन मरोड़कर उसे दर्द से मुक्ति दिला देता है। फिर टॉय अपनी बिल्ली को क्रीमेटोरियम में जलाकर उसका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी कर देता है। अब दोनों फिर से अपना काम जारी रखते हुए जैसे ही जेन की अंतड़ियों को काटते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक फूल भी मिलता है। फिर टॉय उस फूल के बारे में रिसर्च करता है तो उससे टॉय को पता चलता है कि इस फूल का नाम जिस्मनविद है और इसे खाने से इंसान को लकवा मार जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये फूल भी नॉर्थ यूरोप में ही पाया जाता है। अब दोनों बाप बेटे फिर से अपना काम जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक मौसम को रुख बदल जाता है और उन्हें जोरों से बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें रेडियो पर उनके शहर में भारी बारिश होने की खबर मिलती है। ये देख ऑस्टिन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पोस्टमार्टम शुरू करते समय रेडियो पर कुछ दिनों तक मौसम के साफ रहने की खबर सुनी थी। ऑस्टिन को अब वहाँ पर किसी खतरे का अंदेशा होने लगता है, जिसके बाद वो टॉय से आज रात के लिए इस काम को रोकने के लिए कहता है। लेकिन शेरिफ ने टॉय को आज रात तक किसी भी तरह जेन की मृत्यु की वजह का पता लगाने के लिए कहा था, इसलिए अब वह इस काम को बीच में नहीं रोक सकता है। फिर टॉय ऑस्टिन से कहता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन ऑस्टिन अपने पिता को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपना काम जारी रखता है। फिर टॉय को जेन की अतड़ियों में कपड़े से लिपटा हुआ एक दाग भी मिलता है और वो देखते हैं कि उस कपड़े पर एक अजीब सा चित्र भी बना हुआ है। कपड़े पर कुछ रोमन नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कपड़ा इतने समय तक जेन की अतड़ियों में रहने के बावजूद अभी भी ठीक है, क्योंकि इतने दिनों में अतड़ियों में मौजूद स्टमिक एसिड उसे गला देता। टॉय और ऑस्टिन को लगता है कि कपड़े पर बना हुआ चित्र किसी धार्मिक रिचुअल से जुड़ा हुआ है। आगे छानबीन करते हुए जब ऑस्टिन जेन के मुंह में मिले धागे को पेट में मिले कपड़े से मैच करता है तो उसे पता चलता है कि वो धागा उसी कपड़े का ही है। फिर ऑस्टिन कपड़े के अंदर मिले दांत को जेन के उखड़े हुए दांत की जगह लगा देता है तो वो दांत जेन के दांतों के बीच बिल्कुल फिट बैठ जाती है, जिससे अब ऑस्टिन को लगता है कि किसी ने जेन की दांत को उखाड़कर उसे उस कपड़े में लपेटकर जबरदस्ती जेन को निगलवा दिया था। अब इतने सारे छानबीन के बाद टॉय और ऑस्टिन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जेन की किसी धार्मिक रिचुअल के तहत बलि दी गई थी, जिसमें पहले उसे बांधा गया, उसके बाद उसकी जीभ खींचकर उखाड़ दी गई, फिर उसे वो जिन्सनविद नाम का फूल खिलाया गया जिससे उसे लकवा मार गया। इसके बाद उसका दांत उखाड़कर उसे कपड़ों में लपेटकर उसको जबरदस्ती निगलवा दिया गया। फिर उस पर एक के बाद एक चाकू से वार किया गया और जब ये सब करके भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने जेन को जला दिया। जेन की इतनी दर्दनाक मौत के बारे में सोचकर ही टॉय और ऑस्टिन की रूह कांप जाती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद भी जेन का बेदाग शरीर उनके सारे नतीजों को झुठला रहा था। दोनों को चिंता सताने लगी कि आखिर कैसे किसी के शरीर को छुए बिना इतनी बुरी तरह टॉर्चर करके मारा जा सकता है। इस सवाल ने उन दोनों के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। इतने में फिर से रेडियो शुरू हो जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप इस तूफान में बाढ़ में फंसना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप फंस चुके हैं तो इससे निकल नहीं पाएंगे। ये सब सुनकर ऑस्टिन को यकीन हो जाता है कि रेडियो हर बार उन्हें किसी तरह का वार्निंग दे रहा है। फिर ऑस्टिन टॉय को काम रोकने के लिए कह देता है, लेकिन टॉय ये काम आज ही खत्म करना चाहता है, इसलिए वो ऑस्टिन की बात को अनसुना कर देता है और उल्टा
टॉय ऑस्टिन को जेन के शरीर से उसकी खाल उतारने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। ऑस्टिन को भी मजबूरन अपने पिता की बात माननी पड़ती है। दोनों मिलकर जब पूरी तरह से खाल उतार देते हैं तो खाल उतारते ही टॉय और ऑस्टिन की बुरी तरह फट जाती है। दरअसल जेन की खाल में भी वही चित्र और रोमन नंबर्स होते हैं जो उसकी अतड़ियों से मिले कपड़े पर थे। तभी कमरे की सारी लाइटें अपने आप ही फट जाती हैं, जिसमें वह गहरा अंधेरा हो जाता है। टॉर्च जलने पर वो देखते हैं कि सारे मुर्दे अब गायब हो चुके हैं। अब आखिरकार टॉय और ऑस्टिन यहाँ से बाहर जाने का डिसीजन लेते हैं। बाहर जाकर वो देखते हैं कि जनरेटर से लाइट तो जल रही है, लेकिन बिना बिजली के लिफ्ट काम नहीं कर रही। इसलिए अब वो दोनों तहखाने के दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन अचानक तूफान की वजह से एक पेड़ दरवाजे पर गिर जाता है, जिससे वो दरवाज़ा ब्लॉक हो जाता है। फिर टॉय और ऑस्टिन अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन वो दोनों दरवाजे को खोल नहीं पाते। फिर वो मदद के लिए शेरिफ को फ़ोन करने की भी कोशिश करते हैं, पर उनके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आता है। तो वो उनके ऑफिस में लगे लैंडलाइन फोन की तरफ जाने लगते हैं। टॉय तुरंत शेरिफ को कॉल करता है। शेरिफ को कॉल लग जाता है। सिग्नल वीक होने के कारण शेरिफ से उसकी बात नहीं हो पाती और कॉल कट जाता है। तभी एक घंटी की आवाज सुनकर उनकी धड़कन थम सी जाती है, क्योंकि वो आवाज इस बात का संकेत दे रही थी कि कोई मुर्दा जिसके पैरों पर घंटी बंधी हुई है वह उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही मुर्दा उनकी दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो ऑस्टिन दरवाजे के नीचे से झांककर बाहर देखता है। तब उसे मुर्दे के पैर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ऑस्टिन घबरा जाता है। अब मुर्दा जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों एक भारी अलमारी से दरवाजे को बंद करने लगते हैं। तब कुछ देर बाद वो मुर्दा दरवाजा पीटना बंद कर देता है। तभी टॉय देखता है कि उसकी कलाई की जख्म से खून बाहर आ रहा है। वो खून को साफ करने बाथरूम जाता है। तभी अचानक वहाँ मौजूद पर्दों में कुछ हलचल सी होती है, जिसे देख टॉय डर जाता है। वह जब दबे पांव पर्दे की तरफ जाता है, तभी बाहर से ऑस्टिन को पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। इससे पहले कि वह टॉय को रोकता, टॉय वहां से पर्दा हटा देता है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई नहीं होता। ये देखकर ऑस्टिन की जान में जान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल कोई चीज टॉय पर हमला कर देती है और इस बाथरूम का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। किसी तरह ऑस्टिन अंदर घुस जाता है और देखता है कि टॉय जमीन पर पड़ा हुआ है। उन्हें बहुत चोट आई है। ऑस्टिन अपने पिता को उठाकर उनकी मर्म पट्टी कर देता है। इतने सारे इंसिडेंट के बाद अब टॉय और ऑस्टिन दोनों को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये सब जेन की ही हरकतें हैं। इसलिए अब वो दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए वापस पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। वो देखते हैं जेन के शरीर से बाहर किए हुए सारे अंग सड़ चुके हैं, लेकिन जेन का बचा हुआ शरीर अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो जेन का शरीर ही उसके अंगों को सुरक्षित रख रहा था। अब दोनों जेन के शरीर को जलाने के लिए क्रीमेटोरियम में जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। ऑस्टिन एक कुल्हाड़ी की मदद से उस दरवाजे को खोलने के लिए उस पर एक छेद कर देता है, लेकिन जब वो उस छेद से बाहर जाकर देखता है, तभी अचानक वहाँ एक मुर्दा औरत आकर खड़ी हो जाती है। वो अब देरी ना करते हुए जेन की बॉडी पर फ्यूल डालकर उसमें आग लगा देते हैं, पर वो आग जेन के शरीर के अलावा वहाँ की हर चीज को जलाने लगती है। आग की वजह से सारे एविडेंस जल जाते हैं। फिर टॉय आग को पूरी तरह बुझा देता है। तभी वो देखते हैं कि जेन के शरीर में लगा हुआ आग उसका शरीर अपने आप ही सोख लेता है और उसके शरीर पर अब भी घाव के कोई निशान नहीं बने। तभी बिजली आ जाती है और लिफ्ट की शुरू होने की आवाज सुनाई देती है। दोनों कुल्हाड़ी उठाकर अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं, पर उनके वहां पहुंचने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होकर ऊपर चली जाती है। तभी इतने में ही एक मुर्दा उन्हें उनके तरफ आते हुआ दिखाई देता है, जिसे देख ऑस्टिन डर के मारे लिफ्ट का बटन जोर जोर से दबाने लगता है। अब वो मुर्दा उनके और ज्यादा करीब आ गया है। तभी लिफ्ट के आने की आवाज आ जाती है और ऑस्टिन जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है। तभी दोनों बाप बेटे जल्दी से लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही फिर से बिजली चली जाती है और लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला रह जाता है। इतने में वो मुर्दा भी उनके बहुत करीब आ जाता है। ये देखकर कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ टॉय हिम्मत करते हुए उस मुर्दे पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन बाहर से किसी मुर्दे के बदले किसी लड़की के चिल्लाने की जानी पहचानी आवाज आती है। आवाज सुनकर ऑस्टिन जब लिफ्ट से बाहर निकलता है
तो देखते हैं कि टॉय ने जिसे मारा था वह कोई मुर्दा नहीं बल्कि एमा है। दोस्तों ऑस्टिन देखता है कि एमा की गर्दन कुल्हाड़ी के बार से कट चुकी होती है। अपनी गर्लफ्रेंड को तड़प तड़प कर मरता देख ऑस्टिन के आंसू नहीं थमते। वो फूट फूट कर रोने लगता है। इसीलिए उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसी ने ही रात को एमा को वहां आने के लिए कहा था। ऑस्टिन और टॉय समझ जाते हैं कि जेन अपनी शक्तियों से उनके दिमाग में वहम पैदा कर रही है, जिस वजह से उन्होंने एमा को मुर्दा समझकर उसे मार दिया। फिर ऑस्टिन के दिमाग में एक सवाल आता है। वो टॉय से कहता है कि जेन अपनी शक्तियों से उन्हें पहले ही मार सकती थी, लेकिन उसने अब तक उन्हें जिंदा क्यों रखा है। ऑस्टिन को एक और बात याद आती है कि जेन की बॉडी की चीड़-फाड़ करने से पहले जेन ने उन्हें रेडियो के जरिए कई बार वार्निंग भी दी थी। ऑस्टिन को लगता है कि शायद कोई बात है जो जेन नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। अब टॉय और ऑस्टिन वापस जाकर पोस्टमार्टम पूरा करने का फैसला करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसी बात पता चले जिससे उनकी जान बच सके। जैसे ही वो पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जेन क्रीमेटोरियम की आग को जला देती है, जिससे उठने वाला धुआं पूरे बेसमेंट में फैल जाता है। लेकिन फिर भी टॉय और ऑस्टिन धुएं से होकर आगे बढ़ते हैं। दोनों अंदर पहुंचकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। दोस्तों अब सिर्फ जेन का दिमाग ही खोलना बाकी था। ऑस्टिन सीधा जेन की खोपड़ी काट कर उसके दिमाग को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि जेन का दिमाग बिल्कुल सही सलामत है, ठीक दूसरी ऑर्गन्स की ही तरह। ऑस्टिन अब उसके दिमाग के टुकड़े को काटकर उसे माइक्रोस्कोप में देखता है तो उसे कुछ ऐसी बात पता चलती है जिसके बारे में सोचकर ही ऑस्टिन पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि जेन के दिमाग के सेल्स पूरी तरह से एक्टिव थे। इसका एक मतलब ही था कि जेन अभी भी जिंदा है, यानी कि अब तक उन्होंने जेन के साथ जितना भी चीड़-फाड़ किया हो वो उसका दर्द महसूस कर रही होती है। ये बात उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। लेकिन सवाल तो ये है दोस्तों कि जेन के सारे अंग निकल जाने के बाद भी वो जीवित कैसे है। अब टॉय को लगता है कि कोई अदृश्य ऊर्जा जेन को जीवित रखा हुआ होता है। इतने में ही ऑस्टिन जेन की अतड़ियों से मिले कपड़े को अनजाने में ही मोड़ देता है। तब उस पर लिखे रोमन नंबरों के एक साथ मिलने से एक शब्द बन जाता है। वो शब्द होता है लेटविका 20-27। फिर टॉय जल्दी से मोबाइल निकालता है और उसमें से एक चैप्टर खोलता है। उस चैप्टर का नाम था लेविटी 7। तभी ऑस्टिन को उस कपड़े पर एक साल लिखा हुआ देता है, साल 1693। इस समय टॉय भी बाइबल में लेविटी का 20-27 चैप्टर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि जो भी आदमी या औरत शैतान से संपर्क करने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाए, क्योंकि वह एक विच यानी कि चुड़ैल है। ये सुनकर ऑस्टिन अपने पिता को बताता है कि 1693 वो समय था जब इंग्लैंड के लोगों ने कई जवान औरतों को बिच समझकर भरे बाजार में जिंदा जला दिया था। ये घटना स्लेव विच ट्रायल्स नाम से काफी प्रसिद्ध है। अब ऑस्टिन और टॉय इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जेन की हत्या भी साल 1693 में स्लेव विच ट्रायल्स में ही हुई होगी। हालांकि टॉय का मानना था कि स्लेव विच ट्रायल्स में जिन भी औरतों लड़कियों की हत्या हुई थी वो कोई बिचेस नहीं थी, वो बस मानसिक रोगी थी जो अंधविश्वास का शिकार हो गए थे। हालांकि टॉय अब तक उनके साथ हुई सारी भूतिया घटनाओं को झुठला भी नहीं सकता था। तभी टॉय ऑस्टिन से कहता है कि शायद कभी कोई बिच थी ही नहीं, लेकिन अंधविश्वास के चलते लोगों ने उसे बिच समझकर उस पर भयानक और दर्दनाक रिचुअल्स किया। उन रिचुअल्स का असर उल्टा हो गया और उन रिचुअल्स ने एक आम लड़की को बिच में बदल दिया। फिर ऑस्टिन अपने पिता से पूछता है कि जेन आखिर उन दोनों के पीछे क्यों पड़ी है। तो टॉय कहता है कि अब तक उन्होंने जेन के साथ जो चीड़फाड़ किया है वो उसे महसूस कर रही थी और अब जेन चाहती है कि उसने जो दर्द सहा है वो अब टॉय और ऑस्टिन भी सहे। फिर टॉय ऑस्टिन को अपना घाव दिखाता है। उस घाव के आसपास इस तरह के निशान बन गए थे जैसे जेन के शरीर पर थे। तभी उनके दरवाजे पर खड़े मुर्दे दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। ऑस्टिन उन्हें रोकने दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन टॉय जानता है कि जेन को रोकना नामुमकिन है। इसीलिए वह जेन से एक सौदा करता है और जेन से कहता है कि वह उसे जितना चाहे उतना तड़पाए, वह उसे रोकेगा नहीं। बस इसके बदले में वो उसके बेटे को जाने दे। जिसके बाद देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाता है। फिर जेन टॉय को वही दर्द देने लगती है जो उस वक्त वो महसूस कर रही थी। ठीक जेन की तरह ही टॉय की भी दोनों कलाइयां और टखनों की हड्डियां
टूट जाती हैं और उसकी आंखें भी सफेद होने लगती हैं। टॉय के हर दर्द के साथ जेन वापस पहले जैसी होने लगती है। उसकी टूटी हुई हड्डियां वापस जुड़ जाती हैं और उसका कटा हुआ शरीर भी ठीक होने लगता है। लेकिन इस तरह टॉय का तड़पना ऑस्टिन से देखा नहीं जाता और वह अपने पिता को चाकू से मारकर दर्द से मुक्ति दिला देता है। टॉय की मौत की वजह से जेन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, जिससे उस जगह पर अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इतने में ही ऑस्टिन को शेरिफ की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जब वह दरवाजे की तरफ जाता है तो वो देखता है कि दरवाजा अब भी बंद है। ऑस्टिन शेरिफ से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन तभी शेरिफ उसकी मदद करने की बजाय गाना गाने लगता है, ओपन अप योर हार्ट और लेट द सनशाइन। ऑस्टिन समझ जाता है कि बाहर कोई शरीफ मौजूद नहीं है, बल्कि ये जेन द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है। दरअसल दोस्तों, ऑस्टिन ने टॉय को मारकर अनजाने में जेन के शरीर को ठीक होने से रोक दिया था, जिससे जेन और क्रोधित हो गई थी। अब मुर्दे ऑस्टिन के पीछे पड़ जाते हैं। तभी ऑस्टिन कॉरिडोर की तरफ भागता है और अगले पल जब वो पीछे मुड़ता है तो अचानक मुर्दा टॉय उसके सामने आ जाता है, जिससे डरकर ऑस्टिन छत से नीचे गिर जाता है और उसका सर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह शेरिफ पुलिस वालों के साथ मुर्दा घर पहुंचता है और यहाँ पर उन्हें टॉय, ऑस्टिन और एमा की लाश मिलती है। अब शेरिफ और परेशान हो जाता है, क्योंकि जेन की मौत के साथ साथ अब ये तीनों मौतें भी रहस्य बन चुकी थी। हालांकि शेरिफ को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि जेन की लाश में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह उसकी लाश को और छानबीन करने उसे वर्जीनिया पुलिस डिपार्टमेंट के पास भेजने का ऑर्डर दे देता है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जब जेन की लाश को वर्जीनिया ले जा रहा होता है, तभी उसके रेडियो पर अपने आप ही गाना बजने लगता है, ओपन अप योर हार्ट और लेट द सनशाइन। और तभी जेन के अंगूठे में कुछ हरकत होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।